नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। द रियल मोदी के पहले भाग में हमने आपको बताया था कि कैसे वडनगर में बालक नरेंद्र ने अपना जीवन बिताया था, कैसे बालक नरेंद्र हर काम को आगे बढ़कर करते थे और कैसे नरेंद्र औसत छात्र होते हुए भी सबके प्यारे थे। इस भाग में हम आपको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी के उस व्यक्तित्व के बारे में जिससे शायद आपने अब तक नहीं जाना होगा। आज उस पहलू के बारे में बताएंगे जिसने बालक नरेंद्र को स्वाभिमानी नरेंद्र बना दिया। कैसे एक यात्रा ने नरेंद्र मोदी की जीवन ही बदल कर रख दी और वो कौन से शख्स थे जिसके कारण नरेंद्र सब कुछ छोड़कर संघ में जुट गए। आखिर क्यों नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मोदी उनसे नाराज होते थे। आज के सीरीज में बालक नरेंद्र की स्वाभिमानी नरेंद्र बनने की कहानी आज हम आपको बताएंगे। नरेंद्र मोदी बचपन से ही गरीबों और दुखियों के लिए काम में हमेशा आगे रहते थे और यही वो वक्त था जब नरेंद्र मोदी ने घर छोड़कर हिमालय पर जाने का फैसला लिया और इसी यात्रा में नरेंद्र मोदी की पूरी जीवन ही बदल कर रख दी। बचपन में बालक नरेंद्र जितना सेवा भाव के लिए समर्पित था, युवा अवस्था तक आते आते नरेंद्र मोदी का मन संन्यास की ओर जाने लगा था। इसलिए 30 जून 1968 को महज 17 साल की आयु में नरेंद्र मोदी घर परिवार गांव पढ़ाई सब छोड़कर हिमालय की यात्रा पर चले गए थे। ये वो वक्त था जब बालक नरेंद्र का नरेंद्र मोदी बनने का सफर शुरू हुआ था। नरेंद्र का हिमालय जाने का फैसला घर वालों के लिए वज्रपात की तरह था। मां हीराबेन और पिता दामोदर दास मोदी ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में जीत नरेंद्र मोदी की हुई और वो हिमालय की यात्रा के लिए। नरेंद्र मोदी के बड़े भाई सोमभाई मोदी ने नरेंद्र मोदी के हिमालय की यात्रा को लेकर के एक बड़ा खुलासा किया और उन्होंने अपने बयान के जरिए बताया कि नरेंद्र मोदी अपने घर से भाग करके हिमालय नहीं जाना चाहते थे, बल्कि वो सभी का आशीर्वाद लेकर के हिमालय की यात्रा पर जाना चाहते थे और इसीलिए परिवार के लोगों ने इस बात को समझा और बाकायदा उनको परमिशन भी दी गई, अनुमति दी गई और इसमें एक दिन तय किया गया, एक तारीख सुनिश्चित की गई, समय निर्धारित किया गया और उस शुभ मुहूर्त पर बाकायदा पकवान बना करके नरेंद्र मोदी को रवाना भी किया गया और इसके लिए बाकायदा नरेंद्र मोदी ने अपनी मां हीराबेन का आशीर्वाद लिया और निकल पड़े अपने आध्यात्म की यात्रा पर हिमालय की चोटियों पर। 2001 में दिए गए एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने बताया था कि घर से निकलने के बाद वो 40 दिनों तक पैदल यात्रा करते रहे और 23,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे, जहां ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम थी। नरेंद्र मोदी के बारे में बताया जाता है कि वे स्वामी विवेकानंद से काफी प्रभावित थे। जब भी घर में बातचीत होती थी तो स्वामी जी के विचारों को बताया करते थे और उन्हें खुद को समय देना ज्यादा पसंद था। कई जगह तो इंटरव्यू देते हुए नरेंद्र मोदी ने बताया है कि उन्हें अकेले रहना सबसे ज्यादा संतोष देता है, लेकिन राजनीति में आने के बाद अब वो बहुत कम वक्त ही खुद को दे पाते हैं। हिमालय पर करीब 2 साल बिताने के बाद नरेंद्र मोदी घर लौटे। घर लौटते वक्त वो राजकोट के रामकृष्ण मिशन पहुंचे और वहां कुछ दिन तक रुके और फिर नरेंद्र मोदी अपने घर वडनगर पहुंचे तो मां हीराबेन को तो मानो खुशियों का खजाना मिल गया हो। पूरा परिवार नरेंद्र मोदी के वापस लौटने पर खुश था। नरेंद्र मोदी के हाथ में एक थैला था और जब हीराबेन ने उस झोले को देखा तो उसमें सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा और एक भगवा रंग की शॉल थी और थैले में सबसे नीचे हीराबेन की एक फोटो थी। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी सिर्फ एक रात घर में बिताने के बाद निकल गए। बात 1944 की है, जब नरेंद्र मोदी अपने गांव वडनगर में वहां पर संघ की शाखा में पहुंचने लगे। शाखा में पहुंचने की शुरुआत उनकी कुछ इस तरीके से हुई कि हिंदी के जो उनके टीचर थे वो संघ की शाखा में जाया करते थे और वहां पर नरेंद्र मोदी का भी रुझान हुआ और वहीं पर उस संघ की शाखा के अंदर एक वकील साहब से नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। दरअसल
जब वकील साहब से उनकी मुलाकात होती है तो यहीं से नरेंद्र मोदी के जीवन में परिवर्तन आया, बदलाव आया और इस बदलाव का बड़ा श्रेय नरेंद्र मोदी ने वकील साहब को दिया है। दरअसल वकील साहब वो व्यक्ति हैं जिनका जिक्र नरेंद्र मोदी ने अपनी किताब ज्योतिपुंज में भी किया है और अपने जिंदगी के अंदर आए बदलावों का श्रेय उन्होंने वकील साहब को दिया। लेकिन वकील साहब के साथ इन नज़दीकियों को लेकर के नरेंद्र मोदी की जो तल्खियां हैं वो अपने परिवार के साथ बढ़ी और जो उनके पिता हैं कई बार वो उनसे नाराज भी हुआ करते थे। नरेंद्र मोदी 1969 में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वडनगर का अपना घर छोड़कर चले गए थे। विवेकानंद के प्रति लगाव होने के कारण वो रामकृष्ण मिशन की ओर खींचे चले गए। उन्होंने राजकोट में रामकृष्ण मिशन आश्रम से यात्रा शुरू की और कोलकाता के पास हुगली के किनारे बेल्लूर मठ जा पहुंचे। फिर वहां से निकलकर अल्मोड़ा में स्वामी विवेकानंद के एक आश्रम में कुछ वक्त गुजारा। लक्ष्मण राव इनामदार यानी कि वकील साहब के संपर्क में आते ही युवा नरेंद्र मोदी ने धीरे धीरे लक्ष्मण राव इनामदार यानी कि वकील साहब का दिल धीरे धीरे जीत लिया। बताया जाता है कि एक बार लक्ष्मण राव इनामदार यानी कि वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को 50,000 रुपए रखने के लिए दिए। वकील साहब ने लक्ष्मण राव इनामदार ने ये नरेंद्र मोदी से पूछा भी कि तुम इन पैसों को सुरक्षित कैसे रखोगे। तब नरेंद्र मोदी ने यह जवाब दिया कि आप इसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। जब कुछ दिनों के बाद वकील साहब ने नरेंद्र मोदी से पैसे मांगे तो उन्होंने एक जगह जमीन से मिट्टी हटाकर रुपयों से भरा बैग उन्हें सौंप दिया। दरअसल नरेंद्र मोदी ने प्रशिक्षण शिविर के पास एक गड्ढा खोदकर उस बैग को उसमें दबा दिया था। लक्ष्मण राव इनामदार नरेंद्र मोदी की इस प्रतिभा को देखकर दंग रह गए। शायद यही कारण रहा कि नरेंद्र मोदी और वकील साहब का जो भावनात्मक रिश्ता बना वो अब तक कायम रहा। तो वकील साहब के करीबी कैसे बने ये तो आपने देख लिया। हिमालय से यात्रा करके आने के बाद नरेंद्र मोदी बदल चुके थे। जो बालक पहले बिना कुछ सोचे समझे नेतृत्व के लिए आगे निकल जाया करता था, अब वो हर फैसले को परख कर आगे काम करता था। और इसी समय नरेंद्र मोदी ने इस संघ में जाने का फैसला किया और फिर समर्पित हो गए लोगों की सेवा भाव में। नरेंद्र मोदी के जीवन में नए सूर्य का उदय हो चुका था। अहमदाबाद में उनके जीवन का नया सवेरा मानो इंतजार कर रहा था। अहमदाबाद पहुंचने के बाद मोदी स्टेट ट्रांसपोर्ट बस स्टैंड की कैंटीन में काका की चाय की दुकान में काम करने लगे थे। साल 1966 ये वो दौर था जब गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने टिकट के दाम बढ़ा दिए थे, जिसको लेकर लोग गीता मंदिर के पास धरने पर बैठे थे। तभी वहां एक 14 साल का लड़का आकर रुकता है और नारे लगाने लगता है। इसी दौरान अंबालाल कोष्ठी से नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। नरेंद्र मोदी ने जनसंघ से जुड़ने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद अंबालाल नरेंद्र मोदी के चाय स्टैंड पर 25 दिनों तक लगातार गए। इस दौरान अंबालाल ने देखा कि इस बालक में अद्भुत प्रतिभा है। इसके बाद अंबालाल उन्हें संघ के कार्यालय ले गए। वहां उन्हें चाय पिलाने, नाश्ता कराने का काम दिया गया। नरेंद्र मोदी उस काम को भी बड़े ही समर्पित ढंग से करते थे। अहमदाबाद के संघ कार्यालय में नरेंद्र मोदी को लक्ष्मण राव इनामदार का साथ मिला। युवा नरेंद्र को मानो पंख लग गए हों। अब उन्हें एक रास्ते पर चलने का रास्ता मिल चुका था। अहमदाबाद के संघ कार्यालय में नरेंद्र मोदी को कमरा नंबर 3 मिला। वो रोजाना सुबह 5 बजे उठते और कार्यालय में रहने वाले हर प्रचारक को चाय पिलाते थे। कहते हैं कि अगर आपको जीवन में सही गुरु मिल जाए तो आपका जीवन सार्थक हो जाता है। नरेंद्र मोदी के विकास में अनगिनत लोगों का हाथ होगा, पर कोयले की खान से असली हीरा ढूंढने का काम किया वकील साहब ने। जिंदगी में जब नरेंद्र मोदी को रास्ता दिखाई नहीं देता था तो उनका आसरा बस वकील साहब ही हुआ करते थे। फिर चाहे स्वयं सेवक बनाने का काम रहा हो या फिर शादी के बाद जिंदगी की कश्मकश से निकलकर हेडगेवार भवन में पहुंचाने का, नरेंद्र मोदी को हमेशा अपने गुरु की शरण में ही आसरा मिला। नरेंद्र मोदी संघ में क्यों आए, उन्होंने संघ को क्यों चुना, इसके पीछे एक बहुत रोचक घटना है।
बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी जब एक प्रचारक के घर में गए तो वहां पर प्रचारक के घर में सब लोग खाना खा रहे थे। उस दौरान नरेंद्र मोदी को भी खाना खाने के लिए ऑफर किया गया। नरेंद्र मोदी को जब खाना खाने के लिए कहा गया तो नरेंद्र मोदी को रोटी और दूध की कटोरी दी गई। लेकिन नरेंद्र मोदी जब खाना खाने के लिए बैठे तब उनकी निगाह अचानक से एक बच्चे के ऊपर पड़ी, जिसको देखा नरेंद्र मोदी ने कि वो नरेंद्र मोदी को एकटक देखे जा रहा है। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने खाना छोड़ दिया और उसके बाद उसकी मां ने वो दूध की कटोरी उस बच्चे को दे दी और उसके बाद उस बच्चे ने उस पूरे दूध को एक ही घूंट में पी डाला। ये वो घटना थी जिसने नरेंद्र मोदी के जहन में बहुत गहरा प्रभाव डाला और उसके बाद उसी दिन नरेंद्र मोदी ने यह तय किया कि वो देश के आखिरी व्यक्ति तक खाना पहुंचाने का काम करेंगे। संघ के स्वयं सेवक बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने 3 साल तक शिक्षा वर्ग में ट्रेनिंग ली। इस दौरान उनकी दोस्ती जापान के कई लेखकों से हो गई, जिनकी किताबें पढ़कर नरेंद्र मोदी उन्हें पत्र लिखते और उनके जापानी दोस्त उन्हें उपहार भेजते थे। जापान से आए उपहारों को नरेंद्र मोदी अपने दोस्तों में बांट देते थे। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी यारों के यार हैं, वो अपने दोस्तों को कभी नहीं भूलते। आज भले ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हों, लेकिन उनके जीवन के हर पड़ाव पर उनका साथ देने वालों को वो हमेशा और आज भी याद करते हैं, चाहे फिर वो उनके बचपन के दोस्त हों या फिर जीवन को सही दिशा देने वाले वकील साहब हों। संघ में रहने के बाद नरेंद्र मोदी के जीवन में हर दिन बड़े बदलाव हो रहे थे। वो पहले से ज्यादा परिपक्व हो गए थे। संघ के जरिए को समाज को जानने को समझने की कोशिश कर रहे थे और इस बीच नरेंद्र मोदी को संघ के द्वारा जो काम सौंपा गया उसे नरेंद्र मोदी ने जी जान से लगाकर पूरा कर दिया और इस तरह मोदी संघ के पदाधिकारियों के भी चहेते बन गए थे। संघ की पाठशाला में समाज सेवा के संस्कार ले रहे नरेंद्र मोदी के जीवन में हर दिन बड़े बदलाव हो रहे थे। इस बीच साल 1973 में मेहसाणा में वीएचपी का महासम्मेलन हुआ। नरेंद्र मोदी को मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसे नरेंद्र मोदी ने बखूबी अंजाम दिया। इससे पहले नरेंद्र मोदी संघ कार्यालय में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे। धीरे धीरे आत्मविश्वास भी बढ़ रहा था। नरेंद्र मोदी का मन कुछ कर गुजरने के लिए बेचैन था। तभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी ने नरेंद्र को सबके सामने अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दे दिया। वीएचपी के महासम्मेलन में 3 दिनों तक साधु संतों के संरक्षण में नरेंद्र मोदी के जीवन को नई दिशा मिली। साल 1973 के आखिरी दिनों में मोरवी इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में छात्रों ने फूड बिल का विरोध किया। छात्र आंदोलन में बढ़ चढ़कर नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे थे। 73 दिनों तक चले इस आंदोलन में 108 लोगों की मौत हुई और 8000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई। नतीजा ये हुआ कि चिमन भाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ गया। 12 जून 1975 ये वो तारीख थी जो आज भी इतिहास में दर्ज है। इस दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनावी भ्रष्टाचार का दोषी माना। प्रधानमंत्री के तौर पर उनके सियासी भविष्य पर ही सवाल खड़े कर दिए। गुजरात में भी जनता ने बाबू भाई जसभाई पटेल को नया मुख्यमंत्री चुना। छात्रों के आंदोलन से नरेंद्र मोदी के जीवन को नई दिशा मिल चुकी थी। अब उनका राजनीति में आने का रास्ता धीरे धीरे खुलने लगा था। छात्र आंदोलन के दौरान अहमदाबाद में सेना लगा दी गई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सेना से लड़ने के बजाय गांधीगिरी का रास्ता अपनाया। नरेंद्र मोदी ने लोगों को संदेश दिया कि वो हिंसा ना करें। सेना अगर उनके इलाके में आए तो उनका फूल माला से स्वागत करें। छात्र आंदोलन के दौरान नरेंद्र मोदी का सेना का स्वागत करने का आइडिया काम आ गया। चिमन भाई पटेल की सरकार लगातार दबाव में काम कर रही थी और अचानक से नरेंद्र मोदी का कद बढ़ने लगा था। नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर कई बार जयप्रकाश नारायण ने उनसे मुलाकात की और ये वो दौर था जब नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। आंदोलन की आग में जल रहे गुजरात में जब साल 1975 में चुनाव हुए तो नतीजों ने चिमन भाई पटेल की कुर्सी उखाड़ फेंकी। 182 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस 75, कांग्रेस एस 56, जनसंघ 18, किसान मजदूर जनता पार्टी 12, समाजवादी जनता पार्टी 2, लोकदल 3, साम्यवादी पार्टी 2, अन्य 15 सीटों पर विजयी रही। इन नतीजों से साफ हो गया कि बिना सहयोग की सरकार बनना मुश्किल होगा और जब सरकार बनी तो उसे नाम दिया गया जनता मोर्चा। गुजरात में ये वो दौर था जब यहाँ की सोच तेजी के साथ बदल रही थी।
नरेंद्र मोदी के काम का असर भी हो रहा था और नरेंद्र मोदी के काम की वजह से वो लाल कृष्ण आडवाणी के दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो रहे थे। लाल कृष्ण आडवाणी भी नरेंद्र मोदी के कौशल का भरपूर इस्तेमाल कर रहे थे। राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी को काम करने का मौका आडवाणी दे रहे थे और इस बीच आडवाणी को कई बार विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी के साथ डटकर खड़े रहे। तो संघ में रहते हुए आपातकाल नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। उस समय युवक नरेंद्र ने बढ़ चढ़कर आपातकाल के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया और कई बड़े नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम भी किया। आपातकाल के दौरान ही नरेंद्र मोदी के कई बड़े नेताओं के साथ अच्छे संबंध बने, जिसे नरेंद्र मोदी अब तक निभा रहे हैं। देश के दामन पर आपातकाल ऐसा काला धब्बा है जो आज भी किसी कलंक से कम नहीं है। आपातकाल के समय गुजरात में हुए संघर्ष को लेकर नरेंद्र मोदी ने खुद किताब लिखी। नरेंद्र मोदी ने अपनी किताब संघर्ष में गुजरात के जरिए ये बताने की कोशिश की कि आखिर उस दौर में सरकार कैसे दमन करने पर तुली थी। आपातकाल के आंदोलन के दौरान कई नेताओं के साथ नरेंद्र मोदी ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। गांधीवादी, इस्लामी संगठनों, साम्यवादी दलों, समाजवादी और उदार संगठनों के कई नेताओं से मोदी का संवाद हुआ। इस दौरान ही नरेंद्र मोदी के संघ के वरिष्ठ सदस्य दत्तों पंथ ठेगड़ी के साथ अच्छे संबंध बने। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है। भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा है। इस आत्मा को कुचल दिया गया था। देश के मीडिया को दबोच दिया गया था। देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था। नरेंद्र मोदी के जीवन पर महापुरुषों का बहुत प्रभाव पड़ा। अपने स्कूल के दौरान उन्होंने जोगीदास खुमान नामक नाटक के जरिए अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष करना सीखा था। आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी ने उसी नाटक को हकीकत में बदल दिया। जब इंदिरा सरकार ने जनसंघ के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया तो नरेंद्र मोदी सुभाष चंद्र बोस की शैली में वेश बदल कर रहने लगे। लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए अलग अलग माध्यम चुनने लगे, लेकिन एक बार भी पुलिस की पकड़ में नहीं आए। इस दौरान संघ के तत्कालीन क्षेत्र प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार की अध्यक्षता में लोक संघर्ष समिति का गठन हुआ। इसका काम अंडरग्राउंड होकर आंदोलन को आगे बढ़ाना था। आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी ने अपने कई भेष बदले। कभी वो साधु के भेष में नजर आए तो कभी सरदार के भेष में नजर आए। दरअसल नरेंद्र मोदी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि संघ की तरफ से जो जिम्मेदारी उनको दी जा रही है उसका सही तरीके से निर्वहन वो कर सकें। 1975 में राष्ट्रमंडल प्रतिनिधि मंडल का भारत का दौरा था और इसको लेकर के इंदिरा गांधी ने बड़ी ही चालाकी से एक रिपोर्ट तैयार करवाई, जिसमें इंदिरा गांधी ने ये कहा कि भारत का माहौल ठीक नहीं है। संघ ने इसका विरोध करने की ठानी और संघ ने इसको लेकर के 5 किताबें छापने का फैसला किया, जिसमें एक किताब गुजराती में छपी थी जो कि बड़ी ही शातिर तरीके से दिल्ली पहुंच गई थी। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्हें स्लोगन और नारा बनाने में महारत हासिल है। आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी के दिए कई स्लोगन लोगों में प्रचलित थे। उस दौरान साधना के बंद होने के बाद नरेंद्र मोदी ने खबरदार शदम नाम से मुक्तिवाणी के संपादन की जिम्मेदारी संभाली। उस वक्त गुजरात में मुक्तवाणी ही समाचार जानने के माध्यम के तौर पर काम कर रहा था। नरेंद्र मोदी को लिखने पढ़ने का बहुत शौक है। आपातकाल के दौरान उन्होंने इस कला का जमकर इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी के कंधों पर आंदोलन को चलाने और उसका प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी थी। पूरी तरह पार्लियामेंट्री प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया गया, जो अपनी मर्जी पड़े किया। और इस देश में कांग्रेस के लोगों को कभी अंदाज नहीं था कि भारत के सामान्य मानवी की रगों में लोकतंत्र की महक मिली हुई है, उससे वो अलग नहीं हो सकता।
उनको लगता था अखबार बंद है, रेडियो वही गाता है जो वो कहते हैं, अखबार में वही चीज छपती है जो सरकार कहती है। 19 महीने हो गए हैं, लोग सब कुछ सेटल हो गया है, लोगों के दिमाग में भर दिया है, ट्रेन समय पे चलती है, अफसर समय पर आते हैं और दफ्तर बराबर चलता है, सब ऐसा ठूस ठूस करके भर दिया है, जनता ने मान लिया होगा। और इसलिए वो अपनी कोठरी में बैठ करके उनको लगा कि आप चुनाव में जाएंगे तो हम जीत करके फिर से एक बार लोकतंत्र का ठप्पा लगा करके आ जाएंगे, क्योंकि उनको इंटरनेशनल छवि की चिंता थी। उनको लग रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमें स्वीकृति नहीं मिलेगी, और इसलिए कहने को क्यों न हो एक लोकतंत्र का ठप्पा लगा करके दोबारा बैठना जरूरी है। और इसलिए वो एक ड्रामे के रूप में चुनाव कराने गए, और उनको लगता था नेता लोग तो जेल में हैं, उनको निकाल भी देंगे तो 40-50 दिन में करने के वाले हैं, और ये सब दल बिखरे हुए हैं। लेकिन उनको पता नहीं था कि लोकतंत्र के लिए सभी राजनीतिक दल जो कि जेलों में बंद थे, उन्होंने तय किया छोड़ना पड़े तो छोड़ेंगे, लेकिन लोकतंत्र को बचाएंगे, और सब लोग मिलकर के मैदान में आए थे। आपातकाल के दौरान गुजरात में कई अखबार और मैगजीन के प्रकाशन को सील कर दिया गया। उस वक्त कई पत्र पत्रिकाएं शुरू की गईं। जन जागृति, जनता समाचार, लोक समाचार, चिंगारी, संघर्ष समाचार, ये वो पत्रिकाएं थीं जो उस दौरान लोगों को जागरूक करने का काम करती थीं। जन जागृति के लिए आपातकाल में कई जगहों पर सभाएं होनी थीं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आंदोलन के विचारों को फैलाया जा सके। नरेंद्र मोदी ने अपनी गिरफ्तारी की परवाह किए बिना लोगों के बीच 15 मिनट का जोरदार भाषण दिया। हर वक्त सक्रिय रहने वाले नरेंद्र मोदी जनसंघ के मिशन को सार्थक करने में लगे हुए थे। आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी ज्यादातर भूमिगत ही रहे। उनका काम इतना खुफिया था कि उनके साथियों तक को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। यही वजह है कि आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी एक बार भी गिरफ्तार नहीं हुए। अब तक हमने आपको बताया है कि नरेंद्र मोदी के जीवन में संघ का क्या महत्व था, कैसे संघ में युवा नरेंद्र बिल्कुल ही बदल गया, और आपातकाल में कैसे उन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन अगले भाग में हम आपको बताएंगे कैसे नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए भेष बदला, कैसे उन्होंने पुलिस वालों को चकमा दिया, और कैसे अंडरग्राउंड रहकर भी वो मजबूती से आपातकाल का विरोध उन्होंने किया। एक ब्रेक।